इस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। आज कक्षा 12 के एक टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। कंडक्शन पे मैं आपसे बातें कर रहा था, उसी केस को आज आगे बढ़ाते हुए लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन पे बातें की थी ना, रैंडम मोशन क्या होता है उस पर बातें की थी। ठीक है, फिर साथ ही में हम लोगों ने बातें किया था किस पे, रैंडम मोशन, वेलोसिटी पे बातें की थी ना, वेलोसिटी पे बातें की थी, थर्मल वेलोसिटी पे बातें की, रिलैक्सेशन टाइम पे हमने बातें किया था। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ बातें किया था। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ निकाला था। ठीक है, तो हमने निकाला था जैसे वहाँ से हम लोगों ने एक बातें की थी कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करता है, उन सब चीज़ों पे हमने आपसे बात की, यानी उनका रैंडम मोशन कैसा है उस रैंडम मोशन पे हमने बात किया था। रैंडम मोशन हमने बात बताया था कि जैसे ये थर्मल एनर्जी, यानी थर्मल एनर्जी का रोल कब आता है, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कंडक्ट होता है। लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात की थी आपसे, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होगा वो इस तरीके से तब इधर फ्लो होगा, और यही इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होगा, और जिसके कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यह दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो कितना होता है, 0। जब ऐसा हुआ था तो हम लोगों ने वहां पे इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा था, इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके का मोशन कर रहा है। तो जैसे ही इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की थी तो उसके पास क्या मिला, तापीय ऊर्जा हो गई, थर्मल एनर्जी उसके पास आ गई थी, और थर्मल एनर्जी के कारण उनके कणों का वेग बढ़ गया था, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से फिर यहां जाना, फिर यहां आना, फिर यहां आना, फिर यहां आना और यहां आना, यहां इस तरीके का मोशन करने लगे थे ना, इस तरीके का मोशन करने लगे थे। तो इस मोशन को ही हमने कहा था रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन के दौरान सबका अपना अपना वेग था, और उस अपने अपने वेग को हमने क्या कहा था, तापीय वेग u1, इसका u2, इसका u3, इसका u4। तो वहां पे हम लोगों ने निकाला था u एवरेज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 क्या un, अपॉन में कितना था, n। हालांकि करंट इस कंडीशन पे फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसके एवरेज को हम लोग मान के चलते हैं, कितना होता है, 0। आप नोटिस करें, इस बात को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ऐसे मोशन करके अपने स्थान पे जा रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इस कंडीशन पे इसने जो पाथ कंसीडर किया, λ1, दूसरा λ2, λ3, इस तरीके के, तो लैम्डा जो मीन निकला या एवरेज बोल ले, लैम्डा मीन या एवरेज, तो λ1 प्लस λ2 λ3 डॉट 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 प्लस λn अपॉन में कितना मिला, n। और सबने टाइम भी कंसीडर किया था, τ1, τ2, τ3 टाइप का। तो यहाँ पे टाउ जो एवरेज होगा वो होगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 प्लस τn बाई कितना होगा, n। इस टाइप का उन्होंने टाइम भी लिया था, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम ना, रिलैक्सेशन टाइम हमने कहा था। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कहा था, उसी रिलैक्सेशन टाइम पे हमने बातें की थी। इसी केस को अब आज हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज एक नई टॉपिक पे मैं बातें करूंगा, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, जिसको हम लोग अनुगमन वेग या अपवाह वेग का नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम इसका नाम देते हैं। तो अब ये देखो ये कैसे होता है, ये आखिर है क्या, उस पे बातें करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें लास्ट वीडियो तक हमने की थी, प्रीवियस वीडियो में की थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब देखो इसी चीज को, यही एक्सटर्नल फील्ड को यदि मैं बनाऊं, इसी तरह का कंडक्टर क्रिएट करूं, तो यहां देखो ये सारी चीजें, अब ध्यान से समझना, एक एक बात को नोटिस करके चलना है आपको। जैसे हमने कहा एक कंडक्टर क्रिएट किया, और इस कंडक्टर को इस कंडक्टर के अंदर, ऐसे समझो बात को, इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही हम इस कंडक्टर को हम सेल से जोड़ते हैं,
इस कंडक्टर को जैसे ही हमने सेल से जोड़ा, तो इस कंडक्टर को सेल से जोड़ा तो देखो इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था वो इस तरीके से होने लगा, यानी यहाँ नेगेटिव चार्जेस आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आना स्टार्ट हो गया। हालांकि अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये यहाँ जम जा रहे थे ना, प्रीवियस वीडियो में बात किया था मैं, यहाँ जम जा रहे थे, लेकिन हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंट भी वाले बैटरी से जोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के चलाने लगेगा। जब ये चलाया उस कंडीशन पे क्या रहा उस बात को समझो। जैसे ही हमने कनेक्ट कराया सेल से, बात को समझो, जैसे ही हमने सेल से कनेक्ट कराया तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वन वे जाने लगे, यानी एक तरफ के होके जाने लगे और सिरों पे आने लगे और सिरे से बैटरी उनको पकड़ के क्या करने लगी, बाहर निकालने लगी। स्टोरी टाइप से समझो ना। तो अब वहां क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों के पास भी एक रैंडम मोशन आ गया था। अभी वो रैंडम मोशन, ये वाला जो रैंडम मोशन था, वह रैंडम मोशन हमारे किस तरीके का था, हमने थर्मल वेलोसिटी या थर्मल एनर्जी के कारण था। अभी क्या है, हमने तार से कनेक्ट कराया है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कराया तो उसके द्वारा एक एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी यानी उसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ी। अब उस वेलोसिटी के कारण, हालांकि अभी इस पे बातें करें तो अभी इस वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे मोशन करना लगेंगे। इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे मोशन करेंगे तो मोशन कुछ इस तरीके का, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर फाइनली यहां पहुंचता है। तो एक बात देखे, दोनों डायग्राम में एक बातें देखे तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन था जब तार से कनेक्ट नहीं था तो उस कंडीशन पे वो इस तरीके का बहुत रैंडम मोशन करते हुए फिर वहीं आ रहा है, जिससे नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था और जिसके कारण एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हुई थी, जीरो हुई थी। लेकिन यहां देखे तो इलेक्ट्रॉन यहां से गया है और अपने स्थान से कुछ घसक गया है, कुछ स्थान से घसक गया। तो जब ये इसको जैसे ही कनेक्टिंग वायर से हम लोग जोड़ते हैं, यह लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त कर लेता है। बट इसी स्पीड से अब दौड़ना शुरू करता है, लेकिन यहां जो इसकी स्पीड है ये वाली, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है इस तरीके, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ये आगे आ रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यानी इस तरीके से होते हुए ऐसे आ रहा है ना, इस तरीके से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ रही है, इस तरीके से डिस्प्लेस करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां जो वेलोसिटी है ये वाला, देखो यहां इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भाग करके, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, फिर यहां आ रहा है, फिर यहां आ रहा है, फिर यहां ऐसे हो रहा है, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर देखो यहां आ रहा है। तो यहां से यहां इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहां जो वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी को कहते हैं अनुगमन वेग ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो ड्रिफ्ट करा देगा। दोनों डायग्राम को ध्यान से समझो, यहां पे सेम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां पे देखो नहीं है, ऐसा नहीं है, यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, यहां पे कुछ ड्रिफ्ट हुआ है और इस ड्रिफ्ट के कारण यहां जो वेलोसिटी मिली उसी वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग अनुगमन वेग। उसी वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग अनुगमन वेग। बातें समझ में आ रही? उसी वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग अनुगमन वेग। अब देखो ये कितना है, इस बात को हमें जानना है। ये कितना है, हमें इस बात को जानना है कि अनुगमन वेग कितना है, हमें इस बात को निकालना है। तो अब एक बात बताओ, जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट हुआ अनुगमन वेग का फील आया। अनुगमन वेग क्या है, बातें समझ में आ रही है? अनुगमन वेग किसे का, ये बातें समझ में आया कि ये यहां से यहां, तो उस अनुगमन वेग पे ही मैं आपसे बातें कर रहा। सबसे पहले जब हमने इसको कंडक्ट कराया, वायर से मैंने इसको जोड़ा, इस कंडक्टर को जैसे ही जोड़ा तो इसके पास एक इक्वल ना यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हुआ। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हुआ। और इस यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कैसे चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो रखा हुआ है। तो हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स यदि निगेटिव चार्ज है तो वो डायरेक्शन वाइज विपरीत में होगा, पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो डायरेक्शन के विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। तो यहां पे जो फोर्स लगा वो लगा -Q × E। तो मैं आपसे पूछा कि कितना होगा, तो ये निकालो। तो यहां देखो हमें पता है कि यहां जो फोर्स लगेगा, तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र
एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसके द्वारा ना E, एक समान वैद्युत क्षेत्र में चार्ज पर, आवेश पर ना इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, चलो बल निकालो। तो F बराबर माइनस क्यू इंटू ई। इस बात को ध्यान रखना, यहां माइनस इसके डायरेक्शन की वजह से है, चार्ज के नेचर नहीं, ऐसा नहीं कि माइनस है इस वजह से, डायरेक्शन की वजह से है। तो आप इसको लिख लेंगे क्या, माइनस नेचर वाइज ना, और यहां क्या हो गया E, और यहां हो गया कैपिटल E। यहां जो फोर्स लगा वो लगा माइनस E कैपिटल E। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया। इतना ये फोर्स लगाया, इतना ये बल लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे इतना बल लगाया। तो जब बल लगा के आ रहा तो ये इधर से इधर घसक के आ रहा है, कैसे घसक के आया, कितना एक्सीलरेशन हो रहा है, इस बात को समझेंगे। चलो तो अब समझते हैं। तो यहां पे कितना बल लगा रहा तो हमें पता है, तो एक्सीलरेशन उसका समझते हैं कि वो इधर इधर घसक के आएगा। तो देखो हमें पता है F बराबर m इंटू ए। तो यहां से हम वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पे A बराबर लिख सकते हो F बाई कितना हो गया m। यहां से फोर्स कितना लगा रहा है, तो वेक्टर A इक्वल टू माइनस E कैपिटल E का वेक्टर अपॉन में m। यही एक्सीलरेशन है, यही एक्सीलरेशन है, यानी अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका एक्सीलरेशन यह है। यानी इसके एक्सीलरेशन को देखकर एक फील आ रहा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन वैसा बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन वैसा बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा इसके अंदर होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत बड़ेरे मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में इसमें क्या उपस्थित है, चार्ज उपस्थित है। बहुत बड़े मात्रा में इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मात्रा में, ऐसे समझो ऐसे निकले फिर धड़ाम से, यानी बहुत मात्रा में। ऐसे मान लो इस पूरे लेयर में ये दो कंडक्टर है, इस पे ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके एक लेयर दो लेयर पे, एक लेयर पे दो लेयर पे। तो यहाँ पे एक लेयर मेरा ये वाला हाथ, एक लेयर, अब इसका फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी पाया होगा, ऐसे ही देखो भागने का स्टार्ट किया होगा, लड़ा होगा ना, जैसे ही भागना स्टार्ट करेगा इससे लड़ेगा। तो ये जो भागना स्टार्ट करा यहाँ लड़ रहा है, तो यानी ये एनर्जी ये इस वाली वेलोसिटी को प्राप्त कर रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन जब उठ के यहां से भाग के ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो उसको भगा रहा है ना, लड़ जा रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे निकलेगा, यानी कोलिजन करेगा। और कोलिजन इन द सेंस ऑफ, यहां कोलिजन का मतलब टक्कर नहीं है कि जाकर टकरा गया, कोलिजन इन द सेंस ऑफ क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम। क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी और मोमेंटम बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी और मोमेंटम बदल जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भागा, यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो देखो बार बार टकरा रहा है। टकराने के बाद फाइनल ऐसे रिजल्ट आ रहा है जो ये ढकेला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, ये वेग ढकेल रहा है। तो अब देखो यहां पे मैं आपसे कहूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जो इससे बहुत ज्यादा छोटा है। तो मैं आपसे कहूं तापी वेग इज ग्रेटर देन आप क्या, अनुगमन वेग से बहुत ज्यादा बड़ा है ना। तो ये भागना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा, जाके कोलिजन कर रहा है, अगले वाले टुकड़े से कोलिजन कर जा रहा है। तो उस कोलिजन के कारण देख रहे हो कि यहां टकराया, ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ये वेलोसिटी कितनी है, इसी बात को हमें जानना है, ये वेलोसिटी कितनी है, इसी बात को हमें जानना है। तो अब बात को समझते हैं, ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर की थी, तो उस बात को निकालते हैं क्या है। तो यहां देखो ये वाली बात, यही वाला काम इनके अंदर हो रहा है। तो यदि मैं आपसे एक बात बताऊं तो इस तरीके का ये मोशन कर रहा है, अभी इसको मैं यहां बना देता हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मोशन करके यहां गया है, फिर ये मोशन करके यहां आया, ये मोशन करके यहां आया, फिर ये मोशन करके यहां आया, यानी अपने ही स्थान पे ये देखो उससे थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है, ये इतना ड्रिफ्ट हुआ है। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ, यहां जो वेग है,
ये इसको ऐसे ऐसे पास कराएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, लेयर वाइज लेयर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्रॉस करते हुए जा रहा है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अभी क्या कर रहा है, अपने स्थान पे इस तरीके का मोशन, अपने स्थान से इस तरीके का मोशन कर रहा है, देखो ध्यान से, इस तरीके का मोशन कर रहा है। तो अभी जब करंट नहीं दिया था, वायर से नहीं जोड़ा था, तो इसके पहले वाले डायग्राम में देखा था वो इसी पे आ रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था। लेकिन यहां देखो जैसे ही कनेक्टिंग वायर से जोड़ा है तो ये इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ा, ड्रिफ्ट कर गया। तो यहां जो वेलोसिटी है उसी को कह रहे हैं हम लोग क्या, अनुगमन वेग। कितना है इस बात को समझते हैं। तो यहां देखो जो इसको स्पीड मिल रही है वो मिल रहा है u1, और यहां जाके इससे कोलाइड हुआ है, कोलिजन हुआ है इसका, तो यहां पे प्राप्त करेगा v1। फिर जैसे ही टकराएगा उसके बाद फिर अपने वेग को प्राप्त करेगा, तो वो प्राप्त जब नीचे आएगा तो u1, फिर यहां आके टकराया तो ये होगा v2, यहां पे 2 कर लो, u1 पे टकराया, v1 हो गया, 0 हो गया। फिर वहां से स्पीड गेन करेगा, क्या हो जाएगा u2, क्योंकि 2 प्रकार के ताप के साथ कर रहा, भागना चाह रहा है तापी वेग से, और फिर यहां अनुगमन वेग है। फिर वहां से भागा, फिर अपनी स्पीड बढ़ाया, जाके दूसरे से लड़ा, फिर यहां से अपनी स्पीड बढ़ाएगा u3, यहां आके टकराया v1, फिर यहां से u4, तो और यहाँ u4 हो गया, यहां से टकरा के यहां आया v4 हो गया, फिर यहां से v5, ऐसे ही एन टाइप से करते हुए ऐसे 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 बढ़ रहा होगा। विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है। तो इसी बात को हमें समझना है। क्या होगा, तो मैं आपसे एक बातें कहूं, नोट करते रहिएगा, एक चीज को नोट करते रहो। यदि मैं आपसे एक बातें कहूं तो ये जो वेलोसिटी होगा, ये यहां, फिर ये यहां, फिर ये यहां, फिर यहां, फाइनली जो प्राप्त हो रहा है, तो जो v1, v2, v3, v4, v5, इनका जो एवरेज होगा वही फाइनली किसको देके जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ना। तो यदि मैं आपसे कह दूं यहां से कि यदि मैं आपसे कह दूं कि VD इक्वल टू, यदि एवरेज, इसको VD से प्रदर्शित करते हैं, इसको VD से, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अनुगमन वेग बराबर, लिख सकते हो V एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट 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 प्लस क्या हो गया vn, बटे में कितना हो गया n, ये हो गया। इसी को हम लोग स्मॉल vd से, और ये v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डॉट 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 vn बाई कितना हो गया n। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ये आपका देखो, ये एक बात और भी, इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिख लो, तो मॉड ऑफ a इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन में m। इसी को इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। यदि मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बातें करूं, एक एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक को पकड़ के चलूं, तो देखो गति के नियम से, गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय समीकरण से प्रथम से कर लो, प्रथम समीकरण से, लैम्डा को मत लाओ, प्रथम समीकरण से हमें पता है v बराबर u प्लस कितना होता है 80। तो देखो पहले की वेलोसिटी कितना हो गया फाइनली v1, तो यहां से ये यहां नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखो ये क्या हो गया v1, ये हो गया v1, देखो यहां से हो गया v1 इक्वल टू कितना है u1 प्लस a, समय यहां पे कितना लेगा τ1, रिलैक्सेशन टाइम। फिर क्या v2 u2 प्लस a τ2, v3 u3 प्लस a τ3 डॉट 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 vn इक्वल टू un प्लस a τn। तो इन सारी वैल्यू को लाके आप यहां रख दो समीकरण नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड ना। तो अब इससे देखो सबकी वैल्यू रखो, तो VD इक्वल टू V1 की वैल्यू U1 प्लस a τ1, U2 प्लस a τ2 प्लस U3 प्लस a τ3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस a τn बाई कितना हो जाएगा n। यदि मैं यहां से कहूं तो VD क्या है, अनुगमन वेग। अब देखो मैं अलग अलग U1 U2 U3 सबको जोड़ दूं, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 प्लस क्या होगा UN
बाई एन, सब में देखो ए कॉमन है तो ए कॉमन लेकर मैं लिख सकता हूँ टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 प्लस टाउ एन बाई कितना हो गया एन। देखो ये एवरेज वेलोसिटी दिख रही है, एवरेज वेलोसिटी अभी कुछ देर पहले बताया था ये कितना होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये हो जाएगा वी डी इक्वल टू, इसको लिख सकते हो यू एवरेज प्लस कितना हो जाएगा ए, और इसको लिख सकते हो टाउ एवरेज। अब इसका वेट हमें पता है कितना होता है, जीरो, कितना होता है जीरो, तो वी डी इक्वल टू जीरो प्लस ए टाउ एवरेज। तो यहां देखो वी डी इक्वल टू ए टाउ का एवरेज, ये इक्वेशन नंबर 4। इतनी बातें हम लोगों ने अभी की, तो ये आपका वीडी अनुगमन वेग। अब देखो एसिलेशन की बातें करो तो एसिलेशन आप लोगों ने निकाला है, एसिलेशन निकाला है, तो एसिलेशन कितना है उस बात को देख लेते हैं। तो अभी मैं यहीं पे दिखा देता हूं, नोट कर लें। तो अभी यहां देखो तो वी डी इक्वल टू ए, एसिलेशन हम मॉड के साथ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रख रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी में रखो, तो यहां पे हम इसको रख रहे हैं तो ये वेक्टर, और यहां क्या हो जाएगा माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में कितना एम, और टाउ का क्या हो जाएगा एवरेज। तो ये होगा अनुगमन वेग, ये होगा अनुगमन वेग। और मॉड ऑफ वीडी मैं आपसे कह दूं तो आप इसको लिख सकते हो ई अपॉन में क्या एम, और ये हो जाएगा टाउ का एवरेज मॉड में देखकर केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कर लें, इतनी बातें आप अभी नोट करें। अभी हम आगे की तरफ चलेंगे। तो अब देखो दूसरी बातें देखो, यहां समझो ये जो केस हम लोगों ने वीडी का निकाला है, वीडी का जो केस निकाला है वो केस कैसा है, ध्यान देना, वीडी का जो केस है वो केस कैसा है। हम लोगों ने अनुगमन वेग निकाला है वैद्युत क्षेत्र के साथ, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं कंडक्शन, तो कंडक्शन के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंट या करंट की बातें करेंगे। आया है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस हुआ, तो इसकी चांसेस बहुत कम है आने के, इसके चांसेस बहुत कम है, ये बहुत रेयर में आपको दिखेगा। हम लोग इसके एक नए वर्जन पे बातें करेंगे, नया वर्जन कुछ ऐसा लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग ये कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग ये कैसा होगा। तो जल्दी से इधर नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम उसकी बातें करें। ठीक है, हो गया, पॉज करके नोट कर लिया करो सभी लोग। ठीक है, जो बातें न समझ में आए आप भेज सकते हो, बारी बारी समझो, आप बस आराम से समझते चलो। ठीक है, नोट करते जाओ। ठीक है, और मन लगा के पढ़ते भी रहिए, बहुत सारा काम ऐसे ही बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे और कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। डेरिवेशन आप कर लोगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं। डेरिवेशन या मैथमेटिकल यूजेस कब कर सकते हो, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आखिर करना क्या है। ठीक है, तो चलो अच्छा ठीक है, ये सब बहुत बातें होगी, इधर चलो आगे देखो। यहां पे मैं आपसे बातें करूं तो मैं केस जानना चाहता हूं पोटेंशियल डिफरेंट के संदर्भ में। तो यदि मैं यहां से मिटा दूं, चलो अच्छा, यहां से हम इसको मिटा रहे, तो अब इस कंडीशन पे मैं जानना चाहता हूं, तो अगला रिलेशनशिप लिख लो या हेडिंग लगा लो, स्टार बना के नोट कर लो, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग और किसमें, विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंट। और समझो, देखो एक केस हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से समझो, एक केस हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एक्स दोनों सिरों के बीच के लेंथ। हमने मान लिया जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ यल है, इसका हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के बीच का डिफरेंट कितना, पोटेंशियल डिफरेंट कितना भी, क्योंकि ये भी हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया भी, ये देखो कैपिटल भी मैं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कंडक्ट हुआ था एक्सटर्नल का, हम लोग अभी यूज करते वही आ रहा है ई, तो कैपिटल ई, और डेल्टा एक्स कितना ले लेंगे एल। तो यहां से मैं ई का मान निकालू तो वी वाई कितना हो जाएगा एल। ये इक्वेशन नंबर आप वहां पे कितना बनाए हो 4,
इसको आप बना लीजिए 5 और यहां से ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये इक्वेशन बना। यदि मैं यहां से बातें करूं और इसी की वैल्यू ले जाके यदि मैं इक्वेशन नंबर 5 में रखूं तो क्या हो रहा है, देखो अब 5 में रखूं तो क्या हो रहा है, उस चीज को समझिएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हो रहा। अब देखो मैं वैल्यू ले जाके रखूं तो यहां हो जाएगा VD, वेक्टर क्वांटिटी मत यूज करना। क्यों? क्योंकि अब तो ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो इस माइनस का माइनस हटा देना क्योंकि वेक्टर तो है नहीं, तो डायरेक्शन का इशू खत्म हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। मैग्नीट्यूड ई हो जाएगा कैपिटल ई की वैल्यू, कैपिटल ई की वैल्यू, कैपिटल ई की वैल्यू V/L पोटेंशियल, तो ये हो गया V अपॉन में क्या हो जाएगा M इंटू L, और ये हो जाएगा टाउ का एवरेज, जहां पर VD क्या है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट, विभवांतर। तो ये एक रिलेशनशिप आता है, एक छोटा सा रिलेशन। देखो ये रिलेशनशिप आ गया, इक्वेशन नंबर हम इसको 7 कर ले। ठीक है, अब देखो एक नॉर्मल फार्मूले के रूप में भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि यदि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग मैं बातें करूं तो इसमें पास होने वाला जो लेंथ है, जो चली गई दूरी होगी, वो आपका देखो जो इस पे जा रहा है वो होगा डेल एम ना, डेल्टा एम एवरेज, और यहाँ जो उसको टाइम लग रहा है टाउ का एवरेज। तो एक नॉर्मल फार्मूला भी यूज कर सकते हो, क्या, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, हम लोग यही जानते हैं। तो यहाँ देखो वेग कितना, VD वेग से जा रहा है, विस्थापन कितना आया, डेल एम, यही तो था, इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी, दो टक्करों के बीच चली गई दूरी, माध्य मुक्त पथ, और ये होगा टाउ का एवरेज, ये भी एवरेज ही है और ये भी एवरेज। तो एक नॉर्मल फार्मूला ये भी यूज कर सकते हो, तो ये चीजें रखो, कहीं कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा एवरेज अपॉन में टाउ का एवरेज। तो देखो ये रिलेशनशिप आया किसके रिस्पेक्ट में आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंट के केस में आया। अब आपके बोर्ड की दृष्टि की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे बात करने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं करंट, रिलेशन बिटवीन आर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपके बोर्ड की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुगमन वेग सब आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला। तो अब उसको भी हेडिंग वाइज लगा लीजिए कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, देखो किस प्रकार से संबंध, अनुगमन वेग में किस प्रकार का संबंध है, रिलेशन बिटवीन आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, इस बात को मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा अलग सा डायग्राम बना के। यदि मैं इस तरीके से इसको कंडक्ट करूं, ध्यान समझना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट कराया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंडक्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कंडक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन, समझो बात को, ये सभी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करके कहाँ जाते जाएंगे, आगे जाएंगे मूव करके। और मूव कैसे कर रहा है, एक कण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ऐसे देखो ये बढ़ा, यानी एक लेयर में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, देखो फिर यहाँ पे बैठा, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे। तो उसी बात को यदि मैं दिखाने के लिए एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ काटूं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले लिया, तो यदि मैं आपसे कहूँ ये एक लेयर, इसी प्रकार एक दूसरा मैं दिखाऊं ये वाला, तो यहाँ देखो यदि मैं dt टाइम में बोलूं, dt टाइम में क्या होगा, तो dt टाइम में इसके चार्ज, यहाँ वाले जो चार्ज होंगे, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो निकल के कहाँ आ जाएंगे, इस रीजन में आ जाएंगे, ध्यान देना, इस रीजन में आ गए, और यहाँ वाले चार्ज निकल के, यहाँ वाले जो चार्ज थे वो निकल के यहाँ आ गए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारा चार्ज है, यानी ये इस तरीके से, यानी यहाँ ये वाला इसके अंदर है तो इसके वाला निकल के इसके अंदर है, यानी ऐसा हो रहा है, ये वाला ऐसा, ये इधर बढ़ा, ये इधर आ रहा है, ये फिर ये इधर बढ़ा, ये ऐसा नहीं कि इधर खाली हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ से देखो ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे सब बढ़ रहा है। तो अब देखो मुझे तो यही पता है
कि करंट क्या होता है। हमें तो यही पता है करंट क्या होता है। करंट होता है रेट ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चार्ज किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या ही वैद्युत धारा कहलाती है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, विजिट करके आए तो बात को समझ में आएगा। ठीक है। और सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूं कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप नंबर में नहीं बता सकते। जैसे मैं आपको कोई दूध का डिब्बा दूं और दूध के डिब्बे से मैं कहूं इसमें दूध कितना है, तो आप कहोगे 4 दूध है, 5 दूध है, ऐसा तो है नहीं। ऐसा है, आप कहोगे 4 लीटर है, यानी उसमें दूध की क्वांटिटी को बता रहे उसके वॉल्यूम के हिसाब से। तो मैं वही यहां पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमने मान लिया कि इसके पूरे एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है। इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो n है। हम ऐसा अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे हम थोड़ा सा जंक्शन माना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर a, ये मान लिया। प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो गया, n। ठीक है। मैं कह रहा हूं पर यूनिट पे, यानी आपसे मैं कह रहा हूं करंट क्या होता है, तो करंट के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या, अनुप्रस्थ काट के जन्म प्रति एकांक, यानी मैं लिखूं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत धारा। तो यहां देखो मैं ये बातें लिख सकता हूं, I बराबर dq/dt, ये बातें लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 8 लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 8 यहां पे 1 में भी कर सकता हूं। ये बातें हो गई। अब एक बात समझो, मैं कहूं कि कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकला, क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरा, तो देखो जितना इसमें से, देखो यहां जितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ होगा वही इस रीजन में आया होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि dt टाइम में, यहां मान लो कि dt टाइम में यहां जो इलेक्ट्रॉन आया, जो आवेश आया इस रीजन में, जो आवेश आया उस आवेश की संख्या को हमने मान लिया dq है, मान लिया क्या है, dq है। तो ये dq किसके बराबर होगा, यानी ये आप चार्ज किसके बराबर, इसमें से यही निकल के आया होगा यहां पे। तो मैं किसी तरीके से पता कर लूं कि इस शेडेड रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा, वही उस चार्ज के बराबर। ध्यान समझो, इसी में का निकल के यहां गया था, तो मैं पूछूं कितना यहां चार्ज था, आप यही करो ना, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों की संख्या ही वैद्युत धारा कहलाती है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुआ है उसकी संख्या को ही क्या कह रहा हो, वैद्युत धारा, उसी को क्या कह रहा हो, वैद्युत धारा ना। तो देखो इसमें से निकल के यहां आया है, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाए तो हम बात कर सकते हैं। तो यहां पे यदि मैं बातें करूं, इस चीज को यहां मिटा देते हैं, यदि मैं आपसे बातें करूं इस तरीके का ना, अच्छे से समझो, यदि मैं आपसे ये बातें कह दूं कि गुजरने वाले आवेश की मात्रा यहां पे छायांकित भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलो बात कह सकते हो, जितना यहां से गुजरा होगा वही यहां उपस्थित है। तो यहां चार्ज कितना, dq चार्ज गुजरा है। मैंने आपसे कहा छायांकित भाग में, तो पहले यहाँ का आयतन पता चले तब तो, क्योंकि हमने तो मान के रखा प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यानी 1 मीटर क्यूब पर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन हमने n मान लिया है। पहले पता तो करें, यदि उसके 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है तो इतने में कितना होगा, तो इससे उसमें n से गुणा कर देंगे ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले यहाँ का वॉल्यूम निकालें, यहाँ का आयतन निकालने के लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। इस बात को ऐसे समझो, यदि मैं यहाँ समझाऊं तो देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके बीच में यही आयतन निकालना है हमें।
तो ये देखो ये सिलेंडर टाइप का तुमको दिख रहा होगा, ऐसे देखो खड़े करके। तो यहाँ देखो इसका क्रॉस सेक्शन लिया ए और इसका, यहाँ का आयतन हमें निकालना है, तो एरिया गुणे उसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई। एरिया कितना है हमारे पास ए गुणे इसकी ऊंचाई, यही तो हमें नहीं पता है कितना है, यही तो पता नहीं है। ऊंचाई पता चल जाए और उसके लंबाई से हम गुणा कर दे तो यहाँ का आयतन पता चल जाएगा, इस रीजन का आयतन पता चल जाएगा। चलो उसका भी उपाय हमारे पास है। आपको पता है ये किस वेग से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यही ना, ऐसे ऐसे अनुगमन वेग से। तो हमें ये भी पता है ना कि ये लंबाई पता करना, तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है कितने टाइम में, dt टाइम में। तो मैं आपसे कहूं कि ये वाली लंबाई कितनी है, तो आप मुझे ये बताओ ना, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय, तो ये देखो यही विस्थापन हुआ है ना, ये विस्थापन, तो विस्थापन बटा विस्थापन बराबर वेग गुणे क्या समय, तो वेग क्या है vd है, समय कितने समय तक dt, तो ये देखो लेंथ हो गया। तो यानी इसकी जो लंबाई है यहां की वो कितनी है vd इंटू dt ना, ये इसकी लेंथ हो गई। अब इसी में हम इसके गुणा कर दे तो देखो ये आयतन बन गया, कितने इलेक्ट्रॉन है यही तो पता करना था। तो एक इतना आयतन है पर यूनिट पे n है, तो n से गुणा कर दो, तो n इंटू ए इंटू वी डी इंटू, ऐसे समझो, ऐसे लिखो, यानी यहां पे क्या हो जाएगा n इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी टी इंटू किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन। dt में इसके बटे में लाऊं तो dq बाई डी टी इक्वल टू n इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। तो देखो dq बाई डी टी से क्या लिख सकते हो i, तो यही आपका हो गया i बराबर n इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। यही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही रिलेशनशिप पूछता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का, यही पूछता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही। इसको रीअरेंज करके याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, I बराबर वी डी, I बराबर वी डी, ई लिख लीजिए और यहाँ पे n लिख लीजिए, यहाँ a, तो एक शब्द मैं बता रहा हूँ ना, I बराबर क्या वीना, लिख लीजिएगा ट्रिक याद रखने के लिए। क्या संबंध होता है विद्युत धारा वेलोसिटी में, v पर वी डी, बड़ी का छोटा ई हो गया, n का n हो गया और वी ना, ये हो गया, ये संबंध रहा। ठीक है, यही चीजें हमने बताया। चलो ये रहा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र। ठीक है, थोड़ा सा और बातें करूंगा, हालांकि उस बात को मैं आपको दिखाने वाला कहां पे, ओम के नियम पे, चार्ज डेंसिटी पे। थोड़ा सा मैं इसको बस इंट्रोड्यूस आपको करा दूंगा कैसे ये हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बातें करूं। तो यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 9 कर दूं, इसी को इक्वेशन नंबर 9 कर दूं, तो आपने वीडी निकाला था पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में और वही वैल्यू यहां ला के रख दो, तो यहां हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 7। अब यहां से तो I इक्वल टू n इंटू ए इंटू वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा m इंटू एल इंटू टाउ का क्या हो जाएगा एवरेज इंटू ये वाला E। चलो I यहां पे देखो I बराबर n इंटू ए इंटू ई का स्क्वायर, ये भी, और ये हो जाएगा टाउ का एवरेज अपॉन में क्या हो जाएगा ml भी। अब देखो ये इधर लाइए, ये ml n इसके बटे में a e का स्क्वायर टाउ का एवरेज, यहाँ भी बचा और ये i इसके बटे में। यदि कक्षा 10 की एक बात आपको याद होगी तो हम लोगों ने पढ़ा था v बराबर आई आर और r बराबर निकालेंगे v बाई क्या i। तो अभी इस बात को आप ऐसे लिख लें और यही रिलेशनशिप ओम के नियम के सत्यापन के लिए बातें करेंगे, तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी वहां ओम के नियम का सत्यापन भी हम करेंगे। हालांकि हमने आपको बस इस तरीके से दिखाया। तो ये आपका आज का फील रहा अनुगमन वेग का, अनुगमन वेग कैसे कैसे रिलेट कर रहा, किसके साथ क्या फॉर्मूला कंडक्ट कर रहा, वो सब सारी चीजें। तो
सारी चीज़ों को नोट करें और अच्छे से नोट करें, हर चीज़ को समझ के चले, कॉन्सेप्ट को समझ के चले, क्या क्या हो रहा, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी और मन से पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए, ठीक है। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से, ठीक है। हर चीज़ को आपको सही डाटा से कलेक्ट कराने के लिए नया चीज़ें क्या आ रही है उससे अपडेट करा के उस चीज़ से अपडेट होकर आना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने प्यार को बना के रखिएगा इसी तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, घर रहिए, सुरक्षित रखिए, आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और बहुत ढेर सारा मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।